गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बीपीएससी 68वीं का मेंस स्टार्ट हो गया है। पहला पेपर GS1 हम लोगों ने कल देखा है। तो जो पैटर्न, जो नया बदलाव जो हो रहा है, जिसमें जो पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और छोटे छोटे प्रश्न का जो दौर है, एक प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। तो वही 38 मार्क्स है आपका, 38 मार्क्स। उस 38 मार्क्स में आप देखिए कि 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, उसको सब पार्ट में आप देखिए कि हमारे पास कितने प्रश्न हो जा रहे हैं, 5 प्रश्न हो जा रहे हैं। तो 7-8 मार्क्स ऐसे करके, 7-8 ऐसे करके डिवीजन है, तो 5 प्रश्न हो जा रहे हैं। तो जिस 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ज्यादा से 380 से 400 शब्द आप लिखते थे, एक पेज का आप मान के चलिए कि 100 वर्ड्स है। तो अब हम देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन है, मतलब 400 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 80 वर्ड ही आता है। 400 को अगर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 80। तो आप उसको ऐसे कर लीजिए, जो 7 मार्क्स है उसमें 70 वर्ड्स, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 मार्क्स है, उसको 8 इंटू 10, 80 वर्ड्स। और ये इसलिए जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने पड़ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं। लिखना ज्यादा है, प्रश्न ज्यादा है, तो आपको हो सकता है कि एक टॉपिक पे आप ऐसे भी लिख सकें, लेकिन आपको 70 वर्ड से 80 वर्ड, एक पेज में आप एक आंसर लिखिए, थोड़ा स्पेस देके उसको भर दीजिए, लेकिन 70-80 वर्ड, 90 वर्ड्स उससे ज्यादा आप क्रॉस कीजिएगा तो होगा क्या कि आपका समय ज्यादा लीजिएगा और वो समय आपका दूसरे सवाल में खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, एक पेज के बदले 2 पेज लिख रहे हैं, तो अपना आप दूसरे क्वेश्चंस के टाइम को किल कर रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। और उसी मद्देनजर, जैसे कि पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमारा ये मकसद है इस वीडियो का कि जो पेपर 2 जो होगा 17 तारीख को, उसमें जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जिसमें 5 सब क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए कुछ हम लोग टॉपिक्स चुने हैं जिस पे आप उस तैयारी करके जाइएगा। इन टॉपिक्स पे 70-80 वर्ड्स का नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्या क्या लिखना है उसमें वो देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सबको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपको टू दी पॉइंट आंसर लिख के आगे बढ़ जाना है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग बता रहे हैं कि इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए इस तरह से। शॉर्ट नोट्स मतलब सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको उस पर आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसी के दृष्टिकोण से कुछ टॉपिक्स हम लोग सेलेक्ट किए हैं जिसके पूछे जाने की संभावना है, या इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, एक बार हम लोग इसको स्क्रॉल करके समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न है जिसको आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए, तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रस्तावना। हिंदी में वो ये वाला गलत हो गया है, प्रियम्बल। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। अब जैसे इसकी मैं रूपरेखा आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये सवाल आता है, 70 से 80 शब्द में आपको लिखना है, तो आप उसकी महत्ता को नहीं बताएंगे कि प्रियम्बल क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में उसको महिमा मंडन नहीं करेंगे कि इसने प्रियम्बल के बारे में ये कहा, इस ऑथर ने ये कहा, इस ऑथर नहीं। आपको सीधा बताना है कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको प्रियम्बल में ही बताना है कि प्रियम्बल में क्या बातें लिखी हुई है। तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, अगर ये एक प्रश्न अगर पूछा जाता है तो सीधे सीधे आपको बात करना है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं तो उसके उसके लिए उसका क्रक्स जो है हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। जो जो उसमें इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग व्यक्ति थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में शामिल थे, उनके माइंड को अगर हम लोग जानना है कि वो लोग किस तरह से सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, देश के लिए क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना है, तो इसकी बातें हम लोगों को प्रस्तावना में, प्रियम्बल में देखने को मिलती है। उसके जो महत्वपूर्ण जो चीजें लिखी गई हैं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास की होगी तो उसमें मैंने बताया है कि प्रियम्बल में 2 चीजें होती हैं कि इसका सोर्स क्या है
प्रियम्बल का सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? वी द पीपल। तो यहाँ के भारत के लोग, उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, और वही लोग जो है, उन्हीं के ऊपर जो है इंपॉर्टेंस है, वही लोग रियल में सोवरेन है, वही पावरफुल है, उन लोगों ने ही अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हम लोग इस संविधान का निर्माण करें। तो वी द पीपल, उसका महत्व बता देना है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो आप लोग को बताना होगा कि फिलॉसफी है ये फिलॉसफी है, ये सब सिद्धांत है जिसके आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। और वो सारे सिद्धांत जो हैं वो प्रियम्बल में हमारे लिखे हुए हैं। उसमें आपको इक्वालिटी बताना है, लिबर्टी बताना है, फ्रीडम बताना है, जस्टिस बताना है, और इन सब शब्दों के साथ ही आपको खत्म कर देना है आंसर। बहुत ज्यादा बातें लिखनी नहीं है। तो उसी तरह से सेकंड, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, अगर ये सीधा प्रश्न पूछा था प्रवासी भारतीय दिवस, आपको बताना होगा किस तारीख को मनाया जाता है, कब शुरुआत हुई, और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ओवरसीज जो हमारे नागरिक हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, और भारत के जो हमारे जो विकास है उसमें इनका क्या रोल हो सकता है, और क्यों उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आज के दिनों में। बस इन्हीं सब बातों को लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो विधि का शासन, तो विधि का शासन, विधि का शासन का महत्व क्या है, डेमोक्रेसी में उसका रोल क्या है, कैसे उससे जो है ट्रांसपेरेंसी आती है, सारे इक्वालिटी, जस्टिस, सारे प्रिंसिपल को जो है रूल ऑफ लॉ से ही हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का महत्व बताते हुए उसका समाज में इंपॉर्टेंस, सोसाइटी में इंपॉर्टेंस, और कैसे जो है जस्टिस आप लोग ला सकते हैं, और पीस अल्टीमेटली क्या है, सोसाइटी में पीस कैसे हो उसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़िए, तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो सीधा आप टू द पॉइंट लिखिए कि सूचना का अधिकार कब लाया गया और क्यों लाया गया, और उससे क्या स्ट्रेंथन हुआ, डेमोक्रेसी जनतंत्र में कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, कैसे सूचना के अधिकार से बेहतर तरीके से हम अपने आप फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अधिकारों को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उससे गवर्नेंस कैसे मजबूत हुआ है। बस इन्हीं लाइंस पे, इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए, रूल ऑफ लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करना है आपको कि आर्टिकल 32 का इंपॉर्टेंस क्या है, कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और वो जस्टिसिएबल राइट्स हैं तो डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये बात आप लिख दें। उसके बाद एक छोटा सा 2-3 बातें आपको पीआईएल के बारे में भी लिखनी है कि कैसे पीआईएल आर्टिकल 32 के अंतर्गत लेके सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है जुडिशियरी को, कैसे उसके रोल को आगे बढ़ाया है और बेहतर किया है। बस, और आर्टिकल 32 से रिलेटेड है 226 जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड है 226, कैसे वहां पे उसके रिट्स के बारे में बात करना होगा आपको, 2-4 रिट्स के बारे में बात कर लीजिए, और 226 में हाई कोर्ट के जो पावर हैं उसके बारे में बात कर लीजिए। स्टेट लेवल पे है वो, और ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए हम लोग जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, और चॉइस है, और डायरेक्ट इसमें यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। ऑर्डिनरी अगर लॉ का वायलेशन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 44, ये तो बहुत ही न्यूज में रहता है इस बार, हर जगह देखते हुए सभी राज्य क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बात कर रहे हैं, सभी राज्यों में चर्चाएं हो रही हैं। तो यूसीसी हमेशा से पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और छोटे स्वरूप में भी आ सकता है। तो आपको बताना है कि आर्टिकल 44 अगर सीधा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये अनुच्छेद आता है, और इसको किस पर्पस से रखा गया था, और इसका पर्पस ये था कि सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा कि प्रियम्बल में जैसे फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, बंधुत्व बढ़ाने की बात करते हैं, सोसाइटी में कोहेसिवनेस बढ़ाने की बात करते हैं, सोसाइटी में यूनिटी इंटेग्रिटी की बात करते हैं, सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, एक नियम का पालन करें और उनके बीच डिफरेंसेस नहीं हो, प्रिंसिपल में मतलब वो नहीं होती, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसके बारे में बात कीजिए, और कैसे
स्पेशली विमेन राइट्स जो है उसको कैसे हम लोग एम्पावर कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके। फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हम लोग लागू नहीं कर पाए, क्या क्या उसमें समस्याएं हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग सोच है, तो उसकी वजह से विरोध हो रहा है। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग, एक एग्जांपल दीजिएगा कि ट्रिपल तलाक जैसे है, या मैरिज, प्रॉपर्टी राइट्स, जो विमेन के राइट्स हैं, उसको हम लोग कैसे ग्रेजुअली सुधार ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे यूनिटी और इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करेगा, हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएगा। इन लाइनों पे आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सीधा टू दी पॉइंट, इसमें भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर लीजिए, क्योंकि अभी चुनाव हुआ था लास्ट ईयर, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है मेंस के दृष्टिकोण से। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी वही बात कर लीजिए कि कैसे होता है कैसे सारे पूरे देश की जनता कैसे इसमें शामिल होती है, किस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन, बताना होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पहले तो, और कैसे जनता के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति का महत्व बता देना पड़ेगा आपको, और कैसे रिसेंट दिनों में पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ये ज़्यादा न्यूज में रहता है। तो ये एक ए पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से इलेक्शन इलेक्शन जब भी हम लोग देखेंगे तो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन उसी लाइंस पे आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे होता है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में, एमएलएज एमपीज की बात करना पड़ेगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 76, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 हम लोग बात करें तो एजी के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल, उसका कौन अपॉइंट करता है, उसके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, और उसका फंक्शन क्या होता है, बस इतना ही लिखना है। उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्पेस भी नहीं मिलेगा आपको। कम शब्दों में आप बातें लिख दें, एजी कौन होता है, क्या फंक्शन करता है, और राष्ट्रपति किसको एजी के पद पे चुनाव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं 1991 के बाद से पूरे भारत में हम देखे हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट रहा है। और कोएलिशन गवर्नमेंट का जो दौर था उसमें मिली जुली सरकार, अलग अलग पार्टी जो है, एक कोई पार्टी जो है मेजोरिटी में नहीं आती है। कोएलिशन गवर्नमेंट को परिभाषा दे दीजिए कि अगर कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती है तो प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले वो लोग आपस में मिलजुल के ये निर्णय लेते हैं कि कॉमन एजेंडा के तहत हम लोग सरकार चलाएंगे। इसका उदाहरण दे दीजिए एनडीए और यूपीए की सरकारें जो कोएलिशन गवर्नमेंट है। और ये आप उदाहरण देने के बाद एक पैराग्राफ चेंज करके एक और बात लिखना पड़ेगा कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो है कैसे रीजनल डेमोक्रेसी को, इंडिया के डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया है, स्टेट्स के वॉइस को कैसे सेंटर के पटल पे लाके रखा है। इस रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस हुआ, रीजनल पार्टीज पावरफुल हुई, और रीजनल पार्टीज का एमर्ज होना इंडिया के डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है। इस लाइंस पे आपको कंप्लीट कर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका। तो विपक्ष की भूमिका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंट कुछ दिनों में हम विपक्ष जो है हमेशा आरोप लगाता रहा है कि जो सत्ता की सरकार है वो अपनी मनमानी करती है, कोई भी लॉ पे डिबेट्स एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होता है, तो अपोजिशन की भूमिका ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। तो आपको इस पे लिखना पड़ेगा कि अपोजिशन जो है इंडिया के डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे प्ले करता है वो बताना होगा, डिबेट्स एंड डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके, गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ करके, उसमें आपको क्वेश्चन आवर इन सब का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा। और हमेशा जो है जो रूलिंग पार्टी है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम करे, करप्शन ना करे। तो जो ट्रांसपेरेंसी है इफेक्टिव बनाने के लिए अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार बेहतर तरीके से चले, सरकार के कमियों को उजागर करना, तो कमियों को उजागर करने से बेटर पॉलिसी का निर्माण होना जो कि जनता के हित में है, डेमोक्रेसी के हित में है। इन सब बातों को आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है, इन सब चीजों को भी देख लीजिएगा आप लोग,
आर्टिकल 123, आईपीसी 377, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सब आईपीसी 377 अभी देखिएगा कि न्यूज में है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ है, तो रिसेंट में न्यूज में है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति तो GS1 में भी हम लोगों से सवाल पूछा गया है। NJSC का जो डिबेट है, जो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि NJSC में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस जिसको वो कह रहा है कि बेसिक फीचर का पार्ट है, बेसिक फीचर ऑफ जो केशवानंद भारती में है। तो ये सब की वर्ड्स इसमें आपको लिखना पड़ेगा, केशवानंद भारती केस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियरी का निष्पक्षता, जुडिशियरी की जो निष्पक्षता, इन सब की जो चर्चा करनी पड़ेगी। और ये भी जो टसल क्या चल रहा है, अपॉइंटमेंट में लेके जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये एग्जीक्यूटिव का कोई से नहीं रह पा रहा है या एग्जीक्यूटिव डिले कर रहा है, तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, और कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 में, उसको कैसे अपहेल्ड करें, वही मेन गोल होना चाहिए। दोनों पक्षों को मिलके आपस में एक कॉमन ग्राउंड बना के इसको आगे ले जाना चाहिए। इसको कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीजों को बताना होगा आपको। रोल ऑफ गवर्नर, तो रोल ऑफ गवर्नर में आप सबसे पहले बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और रोल ऑफ गवर्नर अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कोश्यारी जी का अभी जजमेंट आया है महाराष्ट्र वालों का, और पहले भी हम लोगों ने देखा है कैसे जो क्वेश्चन जो पूछने का जो आशय है कि कौन जो रोल है उनका, कंट्रोवर्शियल जो रोल हो जाता है, जो क्वेश्चनेबल जो रोल हो जाता है, उसके ऊपर में सवाल पैदा होता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। राज्यपाल की भूमिका आपको ये बताना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका फंक्शन क्या है, आईज एंड ईयर्स ऑफ सेंटर इन द स्टेट गवर्नमेंट। उनको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा है, अगर नहीं रन कर रहा है तो उनका काम क्या है, उसको किसको रिपोर्ट करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करना है। उसके बाद ये बताने के बाद आपको बताना होगा कि रीसेंट टाइम्स कुछ एग्जांपल देके कि कुछ कंट्रोवर्शियल रोल रहा है गवर्नर का, जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है उसका न्यायिक तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। सीएम का अपॉइंटमेंट हो या सरकार को खारिज करना हो, किसको बुलाएं वो सीएम के पोस्ट के लिए, मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, फ्लोर टेस्ट कैसे कराना है, इन सब चीज़ों को लेके जो भी कंट्रोवर्सीज है उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उसका दुरुपयोग ऐसा दिखता है, कि दुरुपयोग किया गया है। और आगे उनका जो फंक्शन है, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में ऐसे बताया गया है कि उनको ए पॉलिटिकल एक्ट करना है, तभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं उसको हम लोग वैलिडिटी उसका कर रख सकते हैं, उसको वैलिड कर सकते हैं। ठीक है। राज्यपाल, बिहार विधान परिषद अगर आए तो आप लिखिए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे उनको चुनाव होता है। चुनाव के बाद आपको बताना पड़ेगा कि उनका फंक्शन क्या है, बस कंपोजिशन, उनका फंक्शन, और न्यायिक व्यवस्था को कैसे वो लोग स्ट्रेंथन करते हैं, कैसे डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाते हैं, कैसे वैसे लोगों को भी मौका देते हैं जो लोग किसी फील्ड में एमिनेंट हैं, एक्सेलेंस है, एक्सपर्टीज है, उनको भी हम लोग डेमोक्रेसी में स्पेस देते हैं विधान परिषद के थ्रू। ठीक है। उसके आगे बढ़िए तो पंचायती व्यवस्था, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। बिहार पंचायती सिस्टम, तो पंचायती सिस्टम में सबसे पहले आप आर्टिकल 40 का जिक्र कर दिया, डीपीएसपी वहां से डेराइव किया गया है, बिहार में पंचायती राज का निर्माण हुआ, और कैसे बिहार जो है सबसे आगे का रोल प्ले किया है विमेन को रिजर्वेशन देके पंचायत में, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और कैसे पंचायत से ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है, जमीनी स्तर पे हम लोग जनतंत्र को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, उसके लिए ये कवायद है। और रेगुलर इलेक्शंस, और कुछ कमियां भी बताइएगा, जैसे कमियां जैसे इलिटरेसी, विमेन पॉवर्टी, ये सब जो है बाध्यता है जिसकी वजह से बहुत सारे विमेन जो है फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। मुखिया पति की जो बात होती है, तो कहीं विमेन को जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी उस तरह से सक्सेसफुल जिस तरह से हमने सोचा था वैसा हो नहीं पा रहा है। तो दोनों पक्ष आप कोशिश करना है कि दोनों बातें लिख दें, और इसको कैसे जो है बेहतर आगे बना सकते हैं हम लोग, कम शब्दों में ही मूल बातें लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है। फिर फाइनेंस कमीशन, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, और फाइनेंस कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, सेंटर स्टेट के रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है, फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसको डिसाइड करता है। उसमें बताना होगा कि विभिन्न राज्यों को जो कर में जो हिस्सा दिया जाता है उसमें बिहार
बिहार को भी इतना पैसा दिया जाता है, 10% के आसपास है, वो नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। फिनांस कमीशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर स्टेट फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए फिनांस कमीशन का रोल है। अल्टीमेटली उससे डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होगी, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट भी आया है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में कि एक कमिटी मिलकर डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, इसमें कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, तो पहले बताना होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो पोस्ट है उसका पर्पस क्या है। फेयर इलेक्शन हो, टाइमली इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन एक प्रक्रिया है जिससे आप जनतंत्र में, हम जो डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, और रूल का शासन हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ शासन हो, तो उसके लिए चुनाव की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसमें इलेक्शन कमिश्नर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसको आपको बताना है कि रिसेंट टाइम्स उसके अपॉइंटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी जाहिर की गई है अपोजिशन पार्टीज को लेके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हुआ था। तो अभी जो जजमेंट आया है उसको और बेटर बनाने के लिए, उसको और ट्रांसपेरेंट बताने के लिए और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उसके चुनाव की प्रक्रिया में कमिटी सिस्टम का इजाद किया गया है, जिसमें ये मेंबर होंगे। इससे इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी एक एम्पावर्ड बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ये इसी इर्द गिर्द आपको बातें लिखनी है, गोल गोल बातें करेंगे तो फिर परेशानी होगी, ठीक है। पिछड़ा आयोग, बैकवर्ड कमीशन, बैकवर्ड कमीशन कब बना, क्यों बना, पर्पस क्या है, और उससे हमारा जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की जो हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं, उसमें इसका क्या रोल हो सकता है। बैकवर्ड पीपल, अल्टीमेटली क्या एम है कि जो लोग बैकवर्ड लोग हैं सोसाइटी में उनका प्रोटेक्ट करें, हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें, और उसमें बैकवर्ड कमीशन कहाँ बैठता है ये बस बता देना है इसमें। आर्टिकल 356, जब गवर्नर की बात करते हैं तो आर्टिकल 356 भी आता है। प्रेसिडेंट रूल, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, किन किन किस किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, ये बातें आप लिख दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 20-30 वर्ड में आपने बता दिया कि 356 में ये बातें हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताना है कि ये कंट्रोवर्शियल हो गया, पूरे आपको बताना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑफ जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है उसमें इसका मिसयूज होने लगा, बहुत सारे केसेस में इसका मिसयूज होने लगा। तो अल्टीमेटली जुडिशियरी ने इस ये निर्णय लिया कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है, जो प्रेसिडेंट रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब जो है पॉलिटिकली बायस होके और फैक्चुअल बेसिस पे, फैक्ट के आधार पे निर्णय लिया जाएगा, ना कि पॉलिटिकल राइवलरी के आधार पे। तो ये अपने आप में एक सेंटर स्टेट रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, कंट्रोवर्सीज को खत्म करने के लिए, पॉलिटिकल राइवलरीज को खत्म करने के लिए 356 में जो है परिवर्तन आए हैं जुडिशियरी के इन्वॉल्वमेंट से, ये आपको बता देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 368 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट लाया जा सकता है, आपको सब बातें बतानी पड़ेगी कि कुछ कुछ क्लॉज हैं जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है, कहीं पे 2/3 मेजोरिटी है, और ये कंट्रोवर्सी में भी बताना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर 368 में जो है परिवर्तन लाए गए 24th अमेंडमेंट के साथ, बाद में वो वैलिड हो गया। तो 368 का यूज कब करना चाहिए और क्यों ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, ये भी बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए। रिजिड इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, और फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे आने वाले फ्यूचर को हम लोग, फ्यूचर जनरेशन को कैटर करने के लिए, उसके नीड्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसने फ्लेक्सिबिलिटी दी है 368 आर्टिकल ने कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलने की जरूरत है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल जो कहते हैं उसका एक उदाहरण है आर्टिकल 368। तो 368 का इंपॉर्टेंस क्या है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब बताना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखिए यूपी में जो अतीक वाला जो चैप्टर है, या फिर बिहार में कुछ राजनीति से जुड़े लोग, क्रिमिनल जो थे, उनको जेल से छोड़ा गया है। तो राजनीति का अपराधीकरण जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टॉपिक। जब छोटे शब्दों में आपको लिखना है तो आपको बताना है कि कैसे इलेक्शन में मनी एंड मसल पावर का यूज करके
और लोग लीडर बन जाते हैं। और ये कैसे डेमोक्रेसी को खोखला बनाता है, कमजोर बनाता है। डेमोक्रेसी में अगर आप मनी और मसल पावर यूज करते हैं तो वोट वोट जो देने का जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू डू, जो वोट जो स्वतंत्रता है हमें, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। हम किसी से डर के वोट करें और किसी के लालच या पैसे के लालच में वोट करें, तो ये जो फ्रीडम जो है वो खत्म हो गई और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को ये कमजोर बनाता है और हम अपनी स्वतंत्रता का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वोटिंग वोटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपराधीकरण, अगर अपराधी लोग ही रूल बनाए कि हम किस रूल के तहत चलेंगे, तो ये अपने आप में डैमेजिंग है सोसाइटी के लिए, पॉलिटी के लिए और हमारे नेशन के लिए। तो क्रिमिनलाइजेशन का पॉलिटिक्स, और इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि आपको सुधार भी बताना पड़ेगा कि बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए हैं और उसके कारण क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे 2 साल के लिए आपको सजा हो जाती है, जैसे राहुल गांधी को कर दिया गया कि आप डिबार हो गए, या एमपी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी खत्म हो गई वो पोजीशन। तो कुछ कुछ बदलाव करके, या कुछ क्रिमिनल्स अगर आपके पास केस प्रूव हो चुका है तो आपको इलेक्शन से डिबार कर दिया जाता है। तो इन सब सुधार के स्टेप्स लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन अभी भी इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग अपराध मुक्त हैं, जो लोग अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के जो लोग आदर्श व्यक्ति हैं, वो पॉलिटिक्स में आए और हमारे देश और राज्य को आगे लेके जाएं। कुछ और टॉपिक्स हम लोग ऐड किए हैं उसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट आंसर्स के लिए। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बाद संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। और आप देखिएगा पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से, जनतंत्र के तरीके से वो काम करती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो फंक्शन है वो डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाता है। जिस चीज को में डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है या और ज्यादा प्रोब करने की आवश्यकता है, जिसपे बेटर रिसर्च के साथ आप इनपुट लेके आना चाहते हैं, तो वहाँ पार्लियामेंट्री कमिटीज का निर्माण किया जाता है। या देखिएगा बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, तो कई सारी कमिटीज होती हैं, और जब डिटेल्ड या ज्यादा रिसर्च करना होता है तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उस चीज को भेज दिया था, उस टॉपिक को। और उस कमेटी का देखिए कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से दोनों, हर एक पार्टी के मेंबर्स वहाँ होते हैं, और कई सारे कमिटीज होते हैं जहाँ अपोजिशन के जो होते हैं उन्हीं को उसका लीडर बनाया जाता है। तो ये जनतंत्र को और मजबूत बनाता है। ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और पार्लियामेंट्री फंक्शन को मजबूत करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और कैसे कमिटीज का कल्चर जो है आया है, रिसेंट दिनों में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो गया, टेक्निकल बदलाव होते जा रहे हैं, तो बिल के ऊपर जो है टेक्निकल इनपुट्स चाहिए होता है, साइंटिफिक इनपुट्स चाहिए होता है, तो वो सब का स्पेस जो है हमारा कमिटीज में मिल जाता है हमें। ठीक है, ये सब बातें लिखाना है। और ये जब भी पॉलिटी का हो तो हर जगह आपको डेमोक्रेसी, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके गोल्स की बात करके कि इसको मजबूत करना है हमें, ये सब बातें आपको कंक्लूजन 2-3 जो 1-2 लाइन है उसमें आपको लिख देना होगा। हेट स्पीच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट डेज में इलेक्शंस में यूज होते हैं हेट स्पीच। तो हेट स्पीच को आपको जोड़ना पड़ेगा कि आर्टिकल, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। हेट स्पीच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 में जो है हेट स्पीच को नहीं पार्ट बना जा सकता है। क्यों? हेट स्पीच से ये समाज को डिवाइड करता है, रिलीजियस हेट्रेड पैदा करता है, वायलेंस कर सकता है और क्राइम को बढ़ावा दे सकता है। तो ये कैसे हमारे हेट स्पीच जो है ये, इसको कैसे लिया जाना चाहिए। और रिसेंटली अभी देखे हुए कि एक पुलिस को कैसे एक्ट करना है, उसमें खुद स्वतः संज्ञान लेके और इसमें एक्शन लेना है। तो और हेट स्पीच को कर्ब करना, इलेक्शन कमीशन का भी ये मंशा है कि हेट स्पीच को कर्ब किया जाए। हेट स्पीच होता है तो उसकी शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। तो हेट स्पीच का इम्पोर्टेंस, हेट स्पीच का जो इम्पोर्टेंस है, डेमोक्रेसी को कैसे खोखला बना सकता है, ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इसको पनिश करना और इस पर रोक लगाना आवश्यक है, ये दिखाना पड़ेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल, अगला टॉपिक है पीआईएल। ये सब इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ जुडिशियरी जो है लेके आई। कैसे जो है लिफाफा, रिटर्न जो लिफाफा जो पे लिख के कंप्लेंट किया गया था एनवेलप पे, पोस्टल कार्ड पे बेसिकली एक कंप्लेंट आया था, उसको वो लोग केस दर्ज कर ली। जनरली क्या होता है कि आप अग्रीव पार्टी हैं,
तो आप जाइएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो आप एक केस दर्ज कराते हैं और उसके ऊपर सुनवाई होती है। लेकिन ये पीआईएल में क्या हुआ कि हो सकता है एक मैं अग्रीव्ड हूं, मैं ना जाके मेरे बदले कोई एक सोशल एक्टिविस्ट है, एनजीओ है, वो जाके पीआईएल के तहत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो दायर करता है और सुप्रीम कोर्ट उसको याचिका को सुनता है, और इसके थ्रू उसने कई सारे इनोवेटिव जजमेंट्स दिए हैं। इससे जेल का रिफॉर्म, कैदी जैसे रहते हैं उसमें रिफॉर्म की बात करता है, कैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कर्ब करने की बात करता है, कैसे जो है ताजमहल जो पॉल्यूट हो रहा था उसको कैसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो कई सारे इन्वायरमेंट से लेके करप्शन से लेके पॉलिटिकल सोशल बदलाव जो है पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से आया है। बस उसमें एक आपको बातें जोड़ देनी पड़ेगी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका रेस्पेक्ट हो, और जुडिशियल एक्टिविज्म की भी एक बाउंड्री निर्धारित हो, जिससे कि जुडिशियल ओवर रीच ना हो, कि वो अपने दायरे से बाहर जाके जो पार्लियामेंट का डोमेन है लॉ बनाने का उस दिशा में जाए, और सभी ऑर्गन्स अपना काम करे बेहतर तरीके से, और सेपरेशन ऑफ पावर का रिस्पेक्ट हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसा टॉपिक है। उसके बाद 29 और 30 ये दोनों मिलता जुलता टॉपिक है, मानहानि का बढ़ता उपयोग, द ग्रोइंग यूज ऑफ डेफेमेशन, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म हो गई, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो डिफेमेशन, और इसको कैसे क्रिमिनल डिफेमेशन का उनके ऊपर आरोप लगाया गया, किसी के प्रति उन्होंने कुछ बातें कही जिसका यूज किया गया। तो पॉलिटिसाइजेशन जो हो रहा है, तो ये क्या सही है, ये गलत है, क्या इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और कहाँ तक उसे रोकना है, कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, ताकि हम किसी पार्टी को अग्रीव नहीं करें। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का जो क्लासिफिकेशन है कि किसी को आप डिफेम नहीं करें, किसी को आप बदनाम नहीं करें, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है कि कैसे आप उसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत रखें। डिफेमेशन जो है वो जो आपको अधिकार में नहीं है, अगर किसी को लगता है तो कोर्ट में सुनवाई होती है, हियरिंग होती है, जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था। तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ संसद की सदस्यता का छीन जाना, अगर क्रिमिनल केसेज हैं, अगर किसी को प्रूफ कर दिया जाता है कोर्ट में कि हाँ वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, या क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है, हीनस क्राइम है, और जिसमें 2 साल से ज्यादा का पनिशमेंट हो जाता है, आरपी एक्ट की बात करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करनी पड़ेगी, उसके अंतर्गत सेक्शन 8 की बात करनी पड़ेगी। तो उसके अंतर्गत जो है कानून है, अगर उसके अंतर्गत आपको पाया जाता है तो आपका सदस्यता भी छीनी जा सकती है। आपको पार्लियामेंट में की जो सदस्य है या फिर विधानसभा की सदस्यता से वो आपकी छीन सकती है। तो ये एक तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रिंट मीडिया, फिर उसके बाद रेडियो, फिर उसके बाद टेलीविजन, और अब आज के डेट में सोशल मीडिया हो गया है। तो सोशल मीडिया को आपको बताना है कि कैसे एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले पॉजिटिव कुछ बातें कर लीजिए 2 4 5 लाइन में, और 2 4 नेगेटिव बातें कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका बैलेंस्ड आंसर। पॉजिटिव बातें आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्टली आप संवाद स्थापित कर सकते हैं किसी से भी, इवन पार्लियामेंटेरियन से भी, लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लोगों के बीच के संवाद हो ही सकता है, आपसी जो कम्युनिकेशन है, और कोई भी व्यक्ति वहां जाके अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सप्रेस कर सकता है। इससे ज्यादा और जनतांत्रिक कोई मॉडल नहीं हो सकता है, जहां आप जाके जो मर्जी आप लिख सकते हैं। तो एक आपको बताना पड़ेगा कैसे ये बहुत बेटर मीडियम है, डेमोक्रेटिक मीडियम है, जहां पे कोई भी व्यक्ति जाके कुछ भी लिख सकता है, किसी भी चीज को शेयर कर सकता है। अब उसके आगे आपको बताना पड़ेगा उसका दुरुपयोग। दुरुपयोग अगर उसका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के साथ हो, वायलेंस की मंशा से हो, टेररिज्म फैलाने की बात हो, हेट हेट स्प्रेड करने की बात हो, तो ये सब चीजें आपको दिखानी पड़ेगी कि इसमें सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, और इसको कैसे बेटर बनाया जाए। इंटरनेट की फ्रीडम भी इंटरनेट की फ्रीडम जो है वो फ्रीडम भी बरकरार रहे, और सोशल मीडिया जो टूल भी यूज हो, लेकिन इससे सोसाइटी जो है यूनाइटेड हो, ना कि उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। तो वहां पे एक्ट करने की बात है। तो उसमें सोशल मीडिया लिटरेसी की बात हम लोग कर सकते हैं कि सोशल मीडिया लिटरेसी की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है, वो बढ़ाने की आवश्यकता है। फेक न्यूज को काउंटर करने का मैकेनिज्म सोशल मीडिया पे वो होना चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूज से उसको रिप्लेस किया जाए। फेक न्यूज, हेट स्पीचेस, ये सब चीजें। ठीक है। उसके बाद जांच एजेंसियां अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ईडी, सीबीआई।
आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जांच एजेंसियां का जो काम क्या है, ये लोग कैसे बैकग्राउंड में काम करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फंडिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती है। सीबीआई भी जो है, अगर कोई उस तरह का क्राइम हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हीनस हो, बहुत ज़्यादा बारबेरिक हो, और उसमें देश का अटेंशन रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है उसमें न्याय देने के लिए, तो ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक्सपर्ट्स हैं और अपने फील्ड में जो लोग पारंगत हैं उनको दिया जाए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो, बेटर इन्वेस्टिगेशन हो और ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन आए, ताकि देने में, निर्णय लेने में कोर्ट को सहायता मिले। तो उस दृष्टिकोण से बनाया गया था, आपको ये बता देना पड़ेगा। अब उसके बाद बताना पड़ेगा कि कैसे अभी आज के डेट में ये जो एजेंसीज है इसके दुरुपयोग होने का क्वेश्चन उठाया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, कि रूलिंग पार्टी जो है उसको मिसयूज कर रही है पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे जो है वो लोग एक निष्पक्ष तरीके से काम करें, किसी पॉलिटिकल मास्टर के हैंड में नहीं रहें, अदरवाइज उसका मिसयूज और दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है। उसको कर्टेल करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उनका फ्रीडम जो है उनका वो मेंटेन हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वन कंट्री वन इलेक्शन, ये आप लोग जानते हैं कि पूरे टाइम हम लोग क्या रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। आज भी कर्नाटका का इलेक्शन कल 10 तारीख को हुआ है, आज रिजल्ट आया है। तो पूरे साल आप देखिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे चुनाव होते रहते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है, मैन पावर खर्च होता है, देश का जो रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। और वन कंट्री वन इलेक्शन की जो बात है, कैसे उसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर, एनर्जी, सरकारी तंत्र, ये जो है लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक बार हो जाए तो बहुत सारे रिसोर्सेज, मैन पावर, एनर्जी बचेंगे, जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। अब जब भी आप देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हम लोग अनाउंस नहीं कर सकते हैं उस स्टेट में या राज्य में। तो ये सब एक बार में हो जाए, 2-3 महीने की प्रक्रिया हो, पूरे नेशन में एक साथ इलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकली इसमें प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर के लिए अलग इलेक्शंस होते हैं और इतने सारे स्टेट्स हैं, सब जगह अलग इलेक्शंस होते हैं। तो हो सकता है कहीं 3 साल में सरकार गिर जाए, कहीं 2 साल में सरकार गिर जाए, कहीं पे मेजॉरिटी नहीं हो, तो ऐसी तो हमेशा स्थिति बनी ही रहेगी कि, और सेंटर और स्टेट में एक जैसे पार्टी ही रूल करिए तो संभव है नहीं। तो ये एक प्रैक्टिकल जो है डिफिकल्टी है, इसके लिए हमें कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है, नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, तब ये वन नेशन वन कंट्री वन इलेक्शन का जो सपना है हम लोग पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसका जो सूचकांक है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, भारत का उसमें पोजीशन क्या है और उसका आधार क्या होता है, किस किस ग्राउंड को देख के वो लोग वो इंडेक्स को तैयार करते हैं। वहां पे प्रेस फ्रीडम है, वहां पे माइनॉरिटी के फ्रीडम की बात करते हैं, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी के लोगों को एक अवसर मिलता है, इलेक्शंस जो है वो फेयर है, जस्टिफाइड है, ये सब बातें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का है ये। तो उसका ये बस ये देखना है कि क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं रैंकिंग, और इंडिया अपने उसको कैसे सुधार सकता है। तो ये डेमोक्रेसी के जो मैंने बताया उसी के अंतर्गत प्रेस फ्रीडम आता है। तो ये डेमोक्रेसी का सूचकांक है, डेमोक्रेसी के अंदर प्रेस फ्रीडम आता है कि प्रेस अगर फ्री है तो फ्री प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है। फ्री प्रेस मतलब कि इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास सही आ रही है, जागरूकता आपके पास सही है, और जब इंफॉर्मेशन सही है तो आप डिसीजन भी सही लेंगे। ये एक महत्व हो जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का। तो प्रेस फ्रीडम के लिए आपको जैसे गोदी मीडिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट ही आना अपने आप में डैमेजिंग है, कि एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या एक पार्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस से इन्फ्लुएंस होकर मीडिया काम कर रही है, प्रेस काम कर रही है, एक ही तरह के आइडियोलॉजी, एक ही तरह की अगर चीजें हमारे पास आएंगी तो हमारा ओपिनियन भी एक जैसा हो जाएगा, विविधताएं नहीं रह जाएंगी। तो ये हमारा जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म कर देगा, डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग, डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डाइवर्सिटीज ऑफ आइडियोलॉजीज, हर चीज रहना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कास्ट सेंसस। या तो इससे छोटे में या फिर बड़े में कोई ना कोई सवाल आएगा। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए कवायद की गई थी, अभी हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो
आपको ये बताना पड़ेगा कास्ट सेंसस में कास्ट सेंसस क्या है, और इसके पहले 1931 में हुआ था। अभी हम जो भी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं 1931 के आंकड़े पे लेते हैं। तो आज के डेट में अगर हमारे पास रेलिवेंट डाटा है तो वो पॉलिसी मेकिंग में, इफेक्टिव रिजर्वेशन को इफेक्टिव बनाने में, या फिर सोशली जो बैकवर्ड है उनको उनके कंडीशन को बेटर करने के लिए वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक लाइन आपको बताना पड़ेगा कि कुछ जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन द ग्राउंड की कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को ये और मजबूत करेगा, ये सोसाइटी को फ्रैगमेंट करेगा, कास्ट बेस्ड कंपटीशन बढ़ जाएंगे, कास्ट बेस्ड राइवलरी बढ़ जाएगी, इसलिए ये इसको लोग विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि निष्पक्ष, अगर न्यूट्रल तरीके से अगर डेटा अगर हमारे पास आता है, कास्ट बेस्ड हमारे पास आंकड़े होते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज करके हम लोग बेहतर पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं, बेटर पॉलिसी बना सकते हैं, उसमें ये मददगार होगा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ उस डेटा का नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो कभी वो हानिकारक नहीं है, ये आप लोगों को बात रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, 35 टॉपिक है आपके पास, तो इसी तरह से पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट, मतलब कि एक शॉर्ट नोट 70-80 वर्ड का इन सब टॉपिक को आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इस तरह का सवाल हो सके तो आ सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन इस पैटर्न पे पूछा जा सकता है। तो चलिए इतना ही है आज के क्लास में। आप सबों को ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दीजिए, सफल होइए। थैंक यू।